हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी क्लास बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है ये, ठीक है ना। और बीए थर्ड ईयर में भी ध्यान रखिएगा पेपर टू के लिए, पेपर टू के लिए। ओके, तो थर्ड ईयर में ये जो क्लास है ये अंतिम क्लास है, क्योंकि पेपर अब नज़दीक है आपके। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका ये प्रश्न डेफिनेटली आने वाला है कि लोक प्रशासन पर नियंत्रण, लोक प्रशासन पर नियंत्रण, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। मतलब इससे संबंध में, क्योंकि ये शायद 15 नंबर के प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे प्रयास करेंगे आपके लिए इस नंबर लाने के क्रम में। तो ध्यान रखें कि लोक प्रशासन पर नियंत्रण, लोक प्रशासन क्या है ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ पर प्रशासन पर नियंत्रण, क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, या सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ उसके अर्थ क्या है। आशय, लोक प्रशासन पर नियंत्रण का क्या आशय है ये समझा देता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। प्रशासन पर, प्रशासन पर, प्रशासन यानी जो लोक प्रशासन जो पूरा काम करता है, ठीक है। तो प्रशासन पर नियंत्रण से अभिप्राय, अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय होता है कि उसके द्वारा निर्मित नीतियों के अनुसार चलना सुनिश्चित करें। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों से, यानी इनके द्वारा जो निर्मित नीतियाँ होती हैं, नीतियों के अनुसार प्रशासन चलाना। ठीक है, आज से क्या देखो, प्रशासन पर नियंत्रण से अभिप्राय है कि जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका द्वारा लोक प्रशासन के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं, तो उनके लिए नीतियां बनाकर, निर्मित नीतियां बनाकर उस पर नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा कि प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासन पर नियंत्रण, तो नियंत्रण के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक तो कार्यपालिका का भी मैंने जिक्र किया, कौन नियंत्रण रख सकता है? कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के अंदर मतलब राष्ट्रपति और प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है उसके द्वारा नियंत्रण की बात आती है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी मैं बात करूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण भी होता है। विधायी नियंत्रण मतलब संसद द्वारा, क्या हो गया? संसद द्वारा। तीसरा हो गया न्याय व्यवस्था द्वारा, न्याय व्यवस्था द्वारा नियंत्रण, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रशासन पर नियंत्रण है वो कैसे है। अब देखिए, प्रशासन पर नियंत्रण के संबंध में मैं आपको एक एक बताना चाहूंगा कि कार्यपालिका किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। वह विधायी शक्ति कैसे करती नियंत्रण रखती है, और न्यायपालिका, क्योंकि ये टॉपिक इसी पर बेस्ड है। तो देखिए, ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं एज तरीकों के रूप में। यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह से कार्य न्याय लोक प्रशासन पर कार्यपालिका वो नियंत्रण रखती है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। जैसे बात करें तो मंत्रिमंडल कार्यपालिका का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के साथ मंत्रिमंडल होती है, राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रण रखा जाता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 1 to 1 बताते जाता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जैसे प्रशासन की नीतियाँ कार्यपालिका द्वारा निर्धारित होती है। सबसे पहले तो नीतियों की बात करें तो दूसरा कि प्रशासन जो है, प्रशासन यानी सरकारी कामकाज, तो सरकारी कामकाज पर नियंत्रण सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, मंत्रिमंडल हुआ, उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। तो कैसे रखा जाएगा? तो प्रशासन के अंतर्गत बात करें तो प्रशासन की नीतियाँ, प्रशासन को चलाने के लिए कानून कौन बनाता है? कार्यपालिका के द्वारा। तो प्रशासन पर कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीतियों से, तो नोट कर लेना, प्रशासन नीतियों यानी प्रशासन की जो नीति होती है, तो प्रशासन नीतियाँ कार्यपालिका द्वारा निर्धारित होती है। प्रशासन नीतियाँ कार्यपालिका द्वारा निर्धारित होती है। देखिए सिंपल ध्यान रखना कि प्रशासन में जो भी नीति अपनाई जाती है काम करने को लेकर, तो ये नीतियाँ कौन बनाता है? खुद कार्यपालिका द्वारा ही बनाई जाती है। तो पहले तो कार्यपालिका खुद ही उसे नीति रख लेती है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़े तो नोट कीजिएगा, प्रशासकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और निष्कासन। प्रशासन में काम करने वाले प्रशासक होते हैं, तो प्रशासकों की नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो या निष्कासन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका है इन गतिविधियों के जरिए नियंत्रण रखती है। क्या करती है? नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट बात करें तो बिना पैसों के प्रशासन काम नहीं करता, और पैसा बजट कौन? कार्यपालिका बनाती है। तो नियंत्रण हो गया कि बजट कार्यपालिका बनाती है। तो ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा कार्यपालिका है वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण होता है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा और आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब इस पॉइंट को देखिए, पहले जाते हैं लोक प्रशासन पर विधायी शक्ति नियंत्रण किस प्रकार से काम करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको नोट करवाऊँ, तो इसमें सबसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से विधायी नियंत्रण है वो लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। तो इसके जरिए मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहला तो होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति लोक प्रशासन के कार्यों, उसकी नीतियों, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए सत्र के शुरुआत में अभिभाषण देता है। क्या देता है? अभिभाषण देता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रशासन के कार्य गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है। तो इस प्रकार से अगर गलत कार्य हो तो वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा कार्य है जहाँ पर प्रशासन, लोक प्रशासन अपने कार्य को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका जिक्र होता है। बात करते दूसरा, तो जब सरकार में कोई भी काम होता है, यानी संसद में कानून के लेकर हो या कोई विवाद हो, तो इस संबंध में संसद में काफ़ी चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल होता है। तो जो प्रशासक के, जो सरकार चलाने वाले हैं, उनको फिर संसद में प्रश्नकाल होता है। उसमें
उन्हें जवाब देना पड़ता है कि भाई उनके कार्य कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी नीतियाँ क्या लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, क्या लोगों का जीवन अच्छा बन रहा है। इस प्रकार से प्रश्नकाल हुआ, वाद विवाद, इसके बाद मत लिया जाता है कि भाई सरकार के कार्य सही चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसके जरिए संसद है वह विधायी शक्ति के द्वारा नियंत्रण रखती है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो एक और भी हो सकता है, जैसे बजट बहस। अगर प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है तो वो बजट के ऊपर, बजट कहते हैं ना कि जब काम सही नहीं करोगे और फिर पैसे की बारी आएगी, भाई पैसा चाहिए सरकार को, तब संसद में आना पड़ता है। संसद में फिर बराबर उसके कार्यों की समीक्षा होती है कि भाई अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो बजट कैसे दिया जाए, बजट पारित करने के पीछे। इस वजह से इन प्रक्रियाओं के द्वारा लोक प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव भी होता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो विभिन्न प्रकार की संसद समितियां बनी होती है, संसद समितियां। ये समितियां भी प्रशासन के हर एक कार्य पर नियंत्रण रखती है, उस पर नज़र रखती है। इस प्रकार से लोक प्रशासन के कार्य में गलत करने की गुंजाइश न हो, ये रखा जाता है। फिर होता है लेखा परीक्षण, ऑडिट होती है। ऑडिट में जो भी कुछ छुपाया गया होता है तो वो भी सामने आ जाता है। इस प्रकार से व्यय नियंत्रण रहता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कैसे होता है। देखिए एक चीज़ आपको पता हो, न्यायिक का मतलब है न्यायपालिका के द्वारा कैसे लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि इसके लिए तरीके अपनाए जाते हैं कि नियंत्रण रखना है तो कैसे रखें। तो लोक प्रशासन में क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं, और प्रशासक कर अगर कंट्रोल किया जाए तो लोक प्रशासन में होने वाली गलतियों को सुधारा जा सकता है। इन पर कंट्रोल किया जाए तो लोक प्रशासन खुद ब खुद सुधर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए रिट जारी होती है, आपको पता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बिना कारण बंदी न बनाया जाए, बंदी बनाया गया तो 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाएगी। फिर होता है परमादेश। परमादेश का मतलब है कि सरकार के पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, किसी पद पर पदाधिकारी, और वो कार्य नहीं कर रहा है तो उसे न्यायालय के द्वारा आदेश, परमादेश दिया जाता है कि कार्य कीजिए अन्यथा आपको यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। इसी के अलावा प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई पदाधिकारी है, कोई पदाधिकारी या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायपालिका आ रही है, अगर उनके पास कोई विवाद आ गया जो उसके मतलब का नहीं, उसके अधिकार में नहीं आ रहा है, तो उसको उस पर कानून कार्रवाई करने से रोकना प्रतिषेध कहलाता है। चौथा बात करें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है कि ये भी इसी तरह का ही होता है कि भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालयों के पास कोई ऐसा विवाद आया है, ठीक है, जो मान लीजिए संविधान से जुड़ा हुआ है और उस पर उसे लगता है कि भाई जो अधीनस्थ अदालत है वह सही निर्णय नहीं दे पाएगी, तो ऐसे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि मेरे पास आने चाहिए तो वो अपने पास मंगवा सकता है ऐसे विवादों को, ताकि वह उस पर लोक प्रशासन के कार्यों या उसकी नीतियों का गलत प्रभाव न पड़े। तो इसलिए उसको ऐसे विवादों को अपने पास मंगवाना उत्प्रेषण कहलाता है। फिर अधिकार प्रसार। अधिकार प्रसार का मतलब होता है कि कोई सरकारी मतलब सरकारी पद पर बिना अथॉरिटी के कोई कार्य करे। जैसे कहने का मतलब है कि फर्जीवाड़ा, कि भाई जिसको कोई नौकरी लगी नहीं है फिर भी वो आरपीएससी वगैरह मतलब पुलिस बन जाता है कि भाई आईएएस आईपीएस बड़ा फर्जी बन के घूमते, लोगों से झूठ धोखेबाजी करते हैं। तो ऐसी धोखेबाजी और फर्जी अफसरशाही को रोकने के लिए न्यायालय के द्वारा अधिकार प्रसार लेख जारी किया जाता है। पूछा जाता है कि किस हक से आप इस पद पर काम करें। तो जब तक वो व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं देता है तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए न्यायपालिका भी लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आएगा।
और अब मैं आपको यहाँ पर तीनों ही बता दिया है कि लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण कैसे लगती है, विधायी नियंत्रण कैसे होता है और न्यायपालिका नियंत्रण कैसे होता है। अगर इस सवाल को अगर आप समझते हैं, मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की है, तो ये आपके नंबर ले आएगा। बस आपको ध्यान रखना है, पॉइंट पे जोर दें, पॉइंट को समझना है, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आपको पेज भरने हैं। आप सभी को पता है ना कि भाई एक सेक्शन तो होता है कि भाई आप 3 लाइन में लिख लो प्रश्न का उत्तर। बी सेक्शन के प्रश्न होता है उसको लगभग आप 2 पेज में करना होता है। कितने पेज में करना है? 2। सी सेक्शन के प्रश्न हैं वो आपको लगभग, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक मिनिमम बात कर 4 पेज में भरना होता है प्रति प्रश्न। ये क्या बात करता हूँ, प्रति प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप करते हो तो सही मैटर आपका उसमें मिल जाता है और एग्जामिनर को भी मिल जाएगा क्या उसने सही लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें, आपका अंतिम पेपर है और इसलिए जो भी आपको बताया गया है उस अकॉर्डिंग तैयारी करें। कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे खुद के चैनल पर मी एंड माई टू क्लास। बाकी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर भी आपकी क्लास अवेलेबल है, तो ज़रूर देखें और ध्यान रखें कि पॉइंट का जिक्र जरूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट देना होगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और अच्छी राइटिंग में आप लिखें। ओके जी, थैंक यू सो मच।